हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ जो सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड का सीसीएल का जो वैकेंसी आपका कल जो आया है, मैं उसके बारे में आज मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। इस पूरे वीडियो में आपके साथ इसमें कितना वैकेंसी है, किस किस पोस्ट पे है और किसके किसके लिए है, ये सारा चीज़ इस वीडियो में मैं आपके साथ कंप्लीट चर्चा करूँगा। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं। ये वैकेंसी आपका 28 तारीख को हालांकि दिया गया था, लेकिन मुझे ये कल मिला, मतलब 29 को मिला। ये वैकेंसी आपका कोल इंडिया के द्वारा सीसीएल के द्वारा निकाला गया है, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा। ये समझ गए। अब आगे क्या है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको जानना जरूरी है कि ये वैकेंसी ओनली फॉर एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा जाति मतलब ओबीसी के लिए है। समझिएगा बात को, किसके किसके लिए वैकेंसी है, आपका एससी, एसटी एंड ओबीसी के लिए है। जनरल के लिए आपका ये वैकेंसी नहीं है, याद रखिएगा, जनरल के लिए कोई भी सीट नहीं है। इसमें कितना सीट है इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें आपका देखिएगा, इसमें आपका 3 पोस्ट के लिए निकला हुआ है। 3 पोस्ट में क्या क्या आपका है, आपका माइनिंग सरदार है, इलेक्ट्रिशियन का 2 है, एक आपका आईटीआई वालों के लिए, एक आपका डिप्लोमा वाले के लिए, एक सर्वेयर के लिए। तो ये टोटल 4 पोस्ट के लिए है। पहला आपका जो माइनिंग सरदार के लिए कितना पोस्ट है वो देखिए। माइनिंग सरदार के लिए आपका ओबीसी के लिए 5 सीट है और एससी के लिए 14 सीट है और 58 सीट आपका एसटी के लिए। सबसे ज़्यादा आपका 58 सीट है। टोटल सीट आपका माइनिंग सरदार में, टोटल सीट आपका माइनिंग सरदार में 77 है। किस टाइप का है, आपका 5 आपका ओबीसी में है, 14 आपका एससी में है और आपका 58 आपका एसटी वालों के लिए। टोटल 77 सीट आप माइनिंग सरदार के लिए। ये समझ गए। अब जो उसके बाद मैं आपको सर्वेयर बताता हूँ। सर्वेयर में क्या सीट है। सर्वेयर में टोटल सीट आपका 20 है। सर्वेयर में टोटल सीट 20 है। इसमें आपका एससी एसटी के लिए कोई सीट आपका नहीं है, सॉरी क्या कहते हैं, ओबीसी एंड एससी के लिए कोई सीट नहीं। टोटल सीट आपका एसटी के लिए रिजर्व है। टोटल आपका एसटी के लिए है। सर्वेयर का मैंने बता दिया। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ फोरमैन जो इलेक्ट्रिकल वाले के लिए। यदि डिप्लोमा आप इलेक्ट्रिकल से किए हैं तो उसके लिए कितना सीट है, टोटल 107 सीट है। टोटल 107 आपका सीट है, जिसमें से ओबीसी के लिए आपका 7 सीट, ओबीसी के लिए 7 सीट, 23 सीट आपका एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, और शेड्यूल ट्राइब के लिए आपका 77 सीट। टोटल आपका 107 सीट। हर जगह एसटी का उसमें 58 दिया माइनिंग सरदार का, इसमें आपका 20 दिया एसटी का, इसमें आपका 77 दिया। एसटी का थोड़ा सा सीट भर के दिया गया है। अगला आपका है इलेक्ट्रीशियन। यदि आप आईटीआई से किए हैं, यदि आप आईटीआई से इलेक्ट्रिकल का ट्रेड किए हैं तो इसमें आपका टोटल 126 सीट है। टोटल कितने सीट है, 126, जिसमें से आपका 3 है ओबीसी का, 29 है आपका एससी का और 94 सीट है आपका एसटी का। मतलब झोला भर दिया गया है आपके एसटी वाले के लिए। यदि आप एसटी है और यदि आपका तैयारी सही है, तैयारी यदि थोड़ा सा भी आप जनरल में रखे हुए हैं तब भी आपका हो जाएगा। इतना सीट है कि सीट फिर भी खाली रह जाएगा। देखिएगा, ये हो गया टोटल आपका वैकेंसी जो निकला हुआ है। आपका 330 सीट है। इसमें कितने वैकेंसी है टोटल का, 330 है, जिसमें से आपका जनरल वालों के लिए 15, क्या कहते हैं, ओबीसी वाले के लिए 15 एंड एससी के लिए 66 और एसटी के लिए 249, अलग अलग को मिलाकर माइनिंग सरदार और आपका इलेक्ट्रीशियन आईटीआई वालों के लिए, इसके बाद सर्वेयर के लिए और असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। टोटल आपका यदि मिला देंगे तो 330 वैकेंसीज है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ है, इसमें टोटल डिटेल्स में आपके साथ चर्चा करता हूँ कि ताकि आपको इसके लिए बार बार आपको स्क्रॉल करना ना पड़े, इसलिए मैं आपको घेर कर मैं लिख भी दे रहा हूँ अलग से ताकि आपको सुविधा हो। इसमें अब क्या है कि इसमें बोल रहे हैं कि आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आप नहीं भर सकते। ओबीसी में भी आपका 2 डिवाइड होता है। क्या डिवाइड होता है कि एक क्रीमी लेयर होता है, एक नॉन क्रीमी लेयर होता है। तो जो आपका क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं वो भी, उसके लिए भी ये फॉर्म नहीं है। और आपका जो कि डिसेबल्ड है, मतलब दिव्यांगता के श्रेणी में यदि आप आ रहे हैं तो भी आप इस फॉर्म को नहीं डाल सकते। कौन कौन नहीं डाल सकते हैं, इस चीज़ को मैं आपके साथ लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। जनरल वाले कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी नहीं है, कोई भी सीट नहीं है। और किसके लिए, ओबीसी के लिए भी नहीं है। लेकिन ओबीसी में किसके लिए नहीं, ये समझ लीजिए, क्रीमी लेयर के लिए। क्रीमी लेयर के लिए। अब आप पूछेगा क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है। एक्चुअली में क्या होता है, ओबीसी को 2 भागों में बांटा गया है, क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर में क्या है, यदि पूरे परिवार का आपका एनुअल इनकम 8 लाख से ज़्यादा हो, मोर देन 8 लाख, याद रखिएगा।
यदि आपका पूरे परिवार का इनकम मोर देन 8 लाख हो तो आप क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं, उससे कम हो तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। और ये नॉन क्रीमी लेयर के लिए ही वैकेंसी है। जो सीट आपको ओबीसी में जो दिख रहा है वो आपका नॉन क्रीमी लेयर के लिए, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए, याद रखिएगा। तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, एससी और एसटी के लिए वैकेंसी है। ओबीसी में आप क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं तो आपको इसके लिए वैकेंसी नहीं है, ये आप समझ गए। और फिजिकल जो हैंडीकैप्ड है, जो आप दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं, पीएच की श्रेणी में आते हैं, तो भी आपको इसमें किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी, आप उसको नहीं भर सकते हैं। ये हो गया। एक आदमी मतलब एक कैंडिडेट केवल एक ही सीट के लिए अप्लाई कर सकता है, ये भी क्लियर हो गया। अगला क्या है, आपका जो कट ऑफ डेट दिया हुआ है आपका 19/4/2023 दिया हुआ है कि जो भी आपका योग्यता यहाँ तक हो जानी चाहिए। अगला क्या है, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं आपके साथ। अगला आपका है कि इसमें आपको क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए। जैसा कि आप लोग को सभी लोगों को पता है कि इसमें क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे कि माननीय सरदार के लिए क्या क्या चाहिए होता है, आपका गेस्ट टेस्टिंग सर्टिफिकेट, गेस्ट टेस्टिंग सर्टिफिकेट एक हो गया। दूसरा क्या हो गया, सरदार का सर्टिफिकेट, 2 हो गया। अगला आपका मैट्रिक या उसके इक्विवेलेंट का सर्टिफिकेट, 3 हो गया। चौथा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, 4 क्या क्या मांगा गया समझिएगा एक बार। माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट, एमएस सर्टिफिकेट 1 नंबर में। दूसरा क्या हो गया आपका, मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, मेट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। 3 आपका क्या हो गया, गेस्ट टेस्टिंग सर्टिफिकेट। अब बोलिएगा कि सर इसमें ओपन कास्ट में काम करेगा उसको गेस्ट टेस्टिंग की क्या जरूरत पड़ेगा। एक्चुअली क्या है कि इसमें इस फॉर्म में एक जगह लिख दिया गया है कि सीसीएल में अंडरग्राउंड एंड ओपन कास्ट दोनों माइंस है और आपको कहीं पर भी डिप्यूट किया जा सकता है, आपको कहीं पर भी अपॉइंट किया जा सकता है, इसीलिए आपको गेस्ट टेस्टिंग से मांगा हुआ है। और गेस्ट टेस्टिंग के साथ आपका सर्टिफिकेट रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए, नॉन स्टेट होना चाहिए, ये भी क्लियर आपको आगे कर दिया जाएगा। और चौथा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। ये 4 सर्टिफिकेट आपको देना है इसके लिए, यदि आप माइनिंग सरदार के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये समझ गए। अगला क्या है, आपका सर्टिफिकेट क्या होना चाहिए, नॉन रिस्ट्रिक्टेड, याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, सर यदि मेरे पास ओवरमैन है तो क्या मैं इस ये एमएस के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं क्या। नहीं, आप एमएस के लिए अप्लाई जरूर कर सकते हैं। यदि आप ओवरमैन आपके पास सीट है तो क्या होना चाहिए आपके पास सर्टिफिकेट, क्या क्या होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, ये हो गया पहला चीज। दूसरा आपका डिप्लोमा का सर्टिफिकेट 3 साल का, ये हो गया। वैलिड फॉरमैन मतलब ओवरमैन सर्टिफिकेट 3 हो गया। गेस्ट टेस्टिंग सर्टिफिकेट और फास्ट एड सर्टिफिकेट ये आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यदि वो आपके पास नहीं है, ये सारा चीज़ आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया। नॉन एक्सकवेशन टेक्नीशियन या फिर इलेक्ट्रीशियन जो आपका आईटीआई वालों के लिए, आईटीआई वालों के लिए क्या चाहिए समझ लीजिए। आईटीआई वालों के लिए आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट, ये क्लियर हो गया। एक चीज़ है मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मैट्रिक हो गया। दूसरा में क्या है कि आप जो आईटीआई किए हुए हैं उसका जो अप्रेंटिस किए हैं उसका ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट 2 हो गया। और एक सर्टिफिकेट आपको माइंस के द्वारा मिलता है कि एलटी परमिट अंडर इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 440 से 550 वोल्ट के अंदर में यदि आप काम किए हुए हैं तो उसका एक आपको सर्टिफिकेट इशू करता है माइंस के द्वारा, वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये 3 सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप इलेक्ट्रिशियन, नॉन एक्सकवेशन या टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन का सर्टिफिकेट जो आपका आईटीआई के वाले के लिए जो वैकेंसी है जिसमें आपका आप भर सकते हैं, जिसमें आपका ओबीसी के लिए भी और एससी और एसटी तीनों के लिए सीट है। ये क्लियर हो गया। आगे जो सर्वेयर के लिए क्या है, सर्वेयर का सर्टिफिकेट चाहिए और मेट्रिकुलेशन, ये 2 ही चीज़ से मांगा गया है। मेट्रिकुलेशन एक लिख दिया है और दूसरा आपका सर्वेयर, लेकिन नॉट रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि ओपन कास्ट के लिए आप है। अगला हम लोग डिस्कस करते हैं आपके साथ, इलेक्ट्रिकल फोरमैन के लिए कुछ भी नहीं है। जिस तरह आपको माइनिंग से तरह सर्टिफिकेट मांगा गया उसी तरह आपका इसमें डिप्लोमा आपका 3 साल का इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए और मेट्रिकुलेशन होना चाहिए और सुपरवाइजरी का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट वैलिड फॉर माइंस, माइंस के लिए आपका जो वैलिड होता है वो सर्टिफिकेट। इसमें आपका 3 ही चीज़ मांगा गया है। ये क्लियर हो गया। आगे हम लोग आपके साथ डिस्कस करते हैं। आगे में क्या आपको बताया गया है कि इसमें आपका लिखा हुआ है कि सिंस सीसीएल इज ऑपरेटिंग बोथ अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट, वही चीज़ आपको बताया गया है कि अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट सीसीएल के पास दोनों है, आपको कहीं पर भी डिप्यूट किया जा सकता है उनके जरूरत के अनुसार। इसलिए यहाँ पर जो भी सर्टिफिकेट मांगा गया है वो आपका नॉन रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, याद रखिएगा। क्या होना चाहिए, नॉन रिस्ट्रिक्टेड। यदि आपका रिस्ट्रिक्टेड ओपन कास्ट के लिए तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ पूरा क्लियर यहाँ पर लिख दिया गया है। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो भी आपको 3 सीट के लिए, चाहे आप एमएस से हो या फिर आपका सर्वेयर से हो या फिर आप इलेक्ट्रीशियन से, डिप्लोमा वाले के लिए इलेक्ट्रीशियन आप डिप्लोमा से, तो ये 3 के लिए आपका जो बेसिक पे दिया जाएगा 31,852 रुपया, 31,852 रुपया। लेकिन जो चर्चा करता हूँ आईटीआई वालों के लिए क्या है,
कि आपका यदि आप कैटेगरी 2 में आते हैं, यदि आप कैटेगरी 2 में यदि आप रेगुलराइज होते हैं तो आपको 1065 रुपया दिया जाएगा। यदि आप कैटेगरी 3 में आते हैं, यदि कैटेगरी 3 में आते हैं तो आपको 1087 रुपये के इक्विवेलेंट दिया जाएगा। पर डे का पेमेंट है ये आपका 1065 रुपया और 1087 रुपया, इसके अनुसार पर डे का ये पेमेंट है, उसके अनुसार आपको पेमेंट दिया जाएगा। इसके लिए कोई बेसिक पे निर्धारित नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे आपका बताया गया इसमें क्या कि एज लिमिट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानना जरूरी है। एज लिमिट किसके लिए कितना है? एसटी और एससी के लिए, एससी और एसटी के लिए 35 ईयर्स है, 35 ईयर्स है। एससी एसटी के लिए 35 ईयर्स, ओबीसी के लिए जो नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं उसके लिए आपका 30 ईयर्स है। और जो आपका डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, यदि आप सीआईएल के किसी सब्सिडरी में आप काम कर रहे हैं तो उस केस में आपका कोई एज लिमिट का नो बार है, कोई किसी प्रकार का आपका एज लिमिट का, अपर एज लिमिट का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये आप समझ गए तीनों के लिए। आगे मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए, सभी लोगों को पता है। आगे आते हैं एप्लीकेशन फ़ी क्या है। ओबीसी के लिए आपका 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है, नॉन रिफंडेबल है, किसी प्रकार का रिफंड नहीं किया जाएगा, ये समझ गए। बाकी आप एससी एसटी के लिए आपका उससे छूट दिया गया है। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में आप समझ गए। अगला आपका है कि आपका सिलेक्शन किस आधार पे किया जाएगा। सीबीटी का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करेगा, उसके आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। सीबीटी का टेस्ट होगा। सीबीटी का टेस्ट कहाँ कहाँ होगा ये चीज़ समझ लीजिए। सीबीटी का टेस्ट आपका 4 जगह में यहाँ पर दिया हुआ है, रांची, जमशेदपुर, धनबाद और हजारीबाग। ये 4 जगह में आपका सेंटर पड़ेगा। इस 4 जगह में किसी एक जगह सेंटर पड़ेगा आपका, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्लियर हो गया। आगे हम लोग आपके साथ चर्चा करते हैं। एमसीक्यूज क्वेश्चन रहेंगे, ये तो अब मैंने आपको बता दिया। एक सीटिंग में आपका सारा एग्जाम हो जाएगा, 100 मार्क्स का रहेगा, पूरा क्लियर लिख दिया गया है, आप देख सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स कैरी करेगा, नो नेगेटिव मार्क है, याद रखिएगा, नेगेटिव मार्क नहीं है। ये क्लियर हो गया। सिलेबस भी इसका नीचे में दे दिया गया है कि सिलेबस यदि आप देखना चाहते हैं तो आप सिलेबस भी देख सकते हैं। मिनिमम आपका, यदि आप एससी एसटी में है तो मिनिमम आपका 30 नंबर आना चाहिए। ओबीसी में यदि आप है तो आपको मिनिमम 36 मार्क्स आना चाहिए, तभी आप क्वालिफाई करेंगे आगे फाइट करने के लिए सीट को। सीट के आप यदि फाइट करने के लिए, यदि आप 36 नीचे से है तो आपको सिलेक्शन कभी भी किसी भी कंडीशन में नहीं किया सकता है, यदि आप ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो। और 30 नंबर आने पे 30 नंबर से कम आने पे आपका, यदि एससी एसटी में है तो आप फाइट नहीं कर सकते हैं, उससे आपका ज़्यादा ही नंबर होना चाहिए, वो कट ऑफ मार्क्स आपका दिया हुआ है। आवेदन के लिए आपका 30 तारीख से आपका फॉर्म आपका अप्लाई शुरू हो जाएगा, 19/4/2023 तक ये चलेगा, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिएगा। 30/3/2023, 30/3/2023, मतलब आज से आपका फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। आपका 19/4/2023 ये आपका लास्ट डेट है। इस डेट से पहले ही आप लोग काइंडली भर लीजिएगा। आगे क्या है, आपका जो फोटो, आपका कलर पासपोर्ट फोटो होना चाहिए, जो उस फॉर्म फिलअप के समय आपका बहुत ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन वो 3 वीक से ज़्यादा पुराना होना चाहिए। जेपीजी या जेपीईजी, जेपीजी या जेपीईजी का फॉर्मेट में होना चाहिए, याद रखिएगा। आगे मैं आप लोग के साथ चर्चा करना चाहता हूँ। आगे इसमें क्या बताया गया है, पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। आप जो साइन कीजिएगा, अटेस्टेड जो कीजिएगा, सेल्फ अटेस्टेड, उसमें आपका ब्लैक या ब्लू पेन ही यूज़ होना चाहिए, अदर पेन यूज़ नहीं होना चाहिए। आगे आपके साथ चर्चा करता हूँ। आगे में इसमें क्या बताया गया है, एक इंपॉर्टेंट जो आपका डेट आपका जो आएगा एक पेज, उसमें आपका डेट के बारे में बताया गया है कि कौन सा डेट में क्या है, कब रिजल्ट आएगा, कब आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। एक सबसे बड़ी बात है कि इस वैकेंसी में सारा चीज़ आगे ही बता दिया गया है कि कब 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 क्या क्या होगा। देखिए, आपका फॉर्म जो फिलअप का स्टार्ट डेट है आपका 30 मार्च 2023 है, बहुत अच्छा। उसके बाद 19/4/2023 आपका लास्ट डेट है। ये स्टार्ट डेट है, ये आपका लास्ट डेट है, नीचे वाला। ये क्लियर हो गया। इसके अंदर ही आपको फॉर्म को अप्लाई कर लेना है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का टाइम आपको दे दिया है 30/4 से लेकर 4/5 तक। यहाँ तक आपको एडमिट कार्ड, किसी दिन आपको एडमिट कार्ड अप्लाई मतलब इशू किया जाएगा सीआईएल के द्वारा, तब आपको डाउनलोड कर लेना। ये हो गया। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका 5/5/2023, इस डेट को ना भूलें ताकि आपको तैयारी करने में सुविधा हो। 5/5/2023 ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का एग्ज़ाम डेट है। ये हो गया। परिणाम का घोषणा 29/5 को रिजल्ट दिया जाएगा, 24 दिन के बाद 29/5 को आपको रिजल्ट दिया जाएगा कि किसका किसका कितना मार्क्स आया। ये क्लियर हो गया।
आगे हम लोग चर्चा करते हैं आपके साथ। सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस तो, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें पूरा सिलेबस क्लैरिफाई कर दिया गया है कि किससे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। उतना भास्ट सिलेबस रखा नहीं है। पुलमाइस रेगुलेशन से ये दे दिया है, किस किस रेगुलेशन से पूछा वो पूरा क्लियर आपका कर दिया गया, आप देख सकते हैं साइट पे जाके। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसमें रेगुलेशन हो गया, माइंड सेट में कहाँ कहाँ से पूछेगा, रूल्स में कहाँ पूछेगा, रेस्क्यू से कहाँ पूछेगा, वीटी, बस इतना ही आपका माइंड सरदार के लिए क्या क्या है। वीटी रूल, माइंस रूल, रेगुलेशन, एक्ट और रेस्क्यू रूल, इसके अलावा कहीं से भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। उसमें से आपका छाटा छटा है, एक आपका क्लियर आपको छांट के दे दिया गया है कि ये सब ये पढ़िए, इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिलेबस एकदम कम्पैक्ट है, आप एकदम आराम से पढ़ के आराम से निकाल सकते हैं। ज़्यादा टफ आपका क्वेश्चन रहेगा नहीं, लेकिन फाइट होगा। ये हो गया। सर्वेयर के लिए पूरा क्लियर कर दिया है कि आपको रेगुलेशन में कौन कौन सर्वेलेशन को कवर अप करना है, सर्वेइंग, लेबलिंग वगैरह आपको देखना है, इंस्ट्रूमेंट आपका जैसे कि आप 3D TLS टोटल स्टेशन वगैरह का आपको देखना है, लिमिट ऑफ एरर्स, कोरिलेशन, सर्वे, वॉल्यूम मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ ओबी रिमूवल, कितना ओबी निकाले कितना कोल निकाले, इसके बारे में सर्वेयर का आपको नॉलेज होना चाहिए, इससे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। ये सर्वेयर का हो गया। आपका फोरमैन के लिए जो इलेक्ट्रिकल आपका 3 साल के डिप्लोमा किया, उसके लिए क्या, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मटेरियल्स, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, बैटरीज, एसी एंड डीसी मोटर्स, एसी सर्किट्स, ये सारे आपको सिलेबस में है, आपको इसको पढ़ना है। कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग गियर, ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरहेड लाइंस, अंडरग्राउंड केबल्स, ओवरहेड लाइन जो आपको ऊपर से क्रॉस करता है, अंडरग्राउंड केबल्स जो हम लोग फ्लेक्सिबल केबल को यूज़ करते हैं अंडरग्राउंड में, वो हो गया। इल्यूमिनेशन, माइंस में क्या आपका इल्यूमिनेशन होना चाहिए, लाइटिंग का स्टैंडर्ड, वो सारा चीज़ के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जनरेशन में आपको क्या क्या देखना है, इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइजेशन फॉर डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन, सर्किट डायग्राम, वायरिंग, apparatus, एनर्जी मेजरमेंट एंड चार्जेस, टेस्टिंग एंड फॉल्ट अटेंडेंस, प्रोटेक्टिव डिवाइसेज, ये सारा चीज़ का आपका नॉलेज होना चाहिए। इसके आधार पे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो आप डिप्लोमा किए हुए हैं इलेक्ट्रीशियन से, उसके लिए केबल्स वगैरह की जानकारी होनी चाहिए, सब स्टेशन कंट्रोल रूम का भी जानकारी होना चाहिए। ये तो हो गया आपका सेफ्टी वर्किंग के बारे में, यदि किसी को करंट लग जाए तो आपको क्या सेफ्टी मेजर लीजिएगा, सेफ्टी का रेगुलेशन क्या है, फायर लग जाए तो क्या आप क्या ये प्रिकॉशंस लीजिएगा। ये आपका थोड़ा सा इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए थोड़ा सा सिलेबस भास्ट है, लेकिन इतना भी नहीं है, एकदम चुनिंदा चुनिंदा टॉपिकों को उसमें लाया गया है। जो आप नॉन एक्सकेवेशन, जो आपको ITI वाले के लिए जो इलेक्ट्रीशियन का पोस्ट है, उसके लिए आपका प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो वही सारा चीज़ जो ऊपर में बताया गया है, लगभग वही चीज़ है, लेकिन इसमें बेसिक्स पूछा जाएगा। इसमें पूरा क्लियर लिख दिया गया है कि इसमें आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा एकदम प्रिलिमिनरी नॉलेज, एलिमेंट्री नॉलेज, मतलब आपका प्राथमिक ज्ञान होना चाहिए। आपको इतना टफ नहीं पूछा जाएगा जो आपका पूछा गया है आपका इलेक्ट्रीशियन डिप्लोमा वालों के लिए। तो इस प्रकार हम लोग इस टोटल वैकेंसी को देखें कि टोटल इसमें कितने नंबर ऑफ पोस्ट से है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, इसका एग्ज़ाम डेट क्या है, इसका फॉर्म फिलअप डेट क्या है, इसका एडमिट कार्ड कब निकलेगा, इसका लास्ट डेट क्या है, फ़ोटो आपको डाउनलोड करना है और कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको उसमें अपलोड करना है, PDF फॉर्मेट में, JPEG या JPG फॉर्मेट होना चाहिए। ये सारा चीज़ मैंने आपके साथ चर्चा किया। इतना भी ज़्यादा टफ सिलेबस नहीं दिया हुआ है, बहुत इजी सिलेबस दिया हुआ है। काइंडली आप पढ़ते रहें। आप हमारे ये यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं, इसमें बहुत सारे रेगुलेशन को लेकर वीडियो बनाया गया है और उसमें रूल्स एक्ट को भी बहुत सारा चीज़ कवर अप किया गया है। आप चाहे तो उस पर जाके हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि ताकि आपको बहुत ज़्यादा सुविधा होगा अपने तैयारी को स्ट्रेंथ देने में। इसके अलावा यदि आपको किसी प्रकार का सुविधा चाहिए, यदि आपको ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको हमसे जुड़ना है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास अभी चल रही है। एक CCL पे बेस्ड 1 महीने का एक ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया जाएगा, ओनली फॉर CCL बेस्ड। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ऑनलाइन क्लास के लिए 1 महीने का जो क्रैश कोर्स होता है, एग्जाम से पहले ही आपको कंप्लीट किया जाएगा। टोटली आपका सिलेबस बेस्ड रहेगा, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा। जो चीज़ आपका सिलेबस इसमें दिया हुआ है वही चीज़। किसके लिए मैं बोल रहा हूँ? माइनिंग सरदार के लिए। माइनिंग सरदार के लिए मैं बोल रहा हूँ। मैं ना इलेक्ट्रीशियन के लिए बोल रहा हूँ, ना आपको इलेक्ट्रिकल आपका ITI वाले, ना सर्वेयर वालों के लिए। ये सब चीज़ आप देख लीजिएगा। यदि आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों के साथ फिर अगले वीडियो में लेकर जुड़ूंगा और आने वाले जो आपको करंट जो वीडियो दे रहा हूँ, इससे पहले आपका डिटोनेटर फैक्टर, पाउडर फैक्टर के बारे में बताया गया था। आने वाले समय में आपको मिस फायर कटअप्स के बारे में मैं आपके साथ जुड़ूंगा। अभी के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।